हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं त्रिक बिंदु के बारे में, गलनांक के बारे में और हिमांक के बारे में, साथ ही साथ क्वथनांक के बारे में। और हमारी जो गुप्त ऊष्मा होती है वो क्या होती है, गलन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है और वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या होती है। आज हम इन सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं त्रिक बिंदु के बारे में। ठीक है, तो जो ट्रिपल पॉइंट होता है, त्रिक बिंदु होता है, वो होता क्या है कि वह निश्चित ताप तथा दाब जिस पर क्या है शुद्ध जल की तीनों अवस्थाएं मीन्स ठोस, द्रव और गैस साम्य अवस्था में होती हैं। जल के लिए जो त्रिक बिंदु है उस पर जो ताप होता है 0.0075 डिग्री सेंटीग्रेड तथा जो दाब होता है 4.53 mmHg होता है। ठीक है, और गलनांक क्या होता है, मानक वायुमंडलीय दाब पर जिस निश्चित ताप पर कोई ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, जो ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है उस ताप को हम क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। ठीक है, और हिमांक क्या होता है, जब वायुमंडलीय दाब पर जिस निश्चित ताप पर कोई द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तन होता है उस ताप को क्या है, उसका हिमांक कहते हैं। प्रायः हिमांक एवं गलनांक बराबर होते हैं। ठीक है, हिमांक और गलनांक क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जो पदार्थ ठोस से द्रव में बदलने पर सिकुड़ते हैं मीन्स जैसे बर्फ, उनका गलनांक दाब बढ़ाने पर क्या है, घट जाता है, तथा जो पदार्थ ठोस से द्रव में बदलने पर फैलते हैं उनका गलनांक क्या होता है, दाब बढ़ाने पर बढ़ता है। ठीक है, और अगर हम बात करें अशुद्धियों की तो अशुद्धियां मिलाने पर गलनांक घट जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं होगी आपको। आगे हम बात कर लेते हैं कि अब क्वथनांक क्या होता है। मानक वायुमंडलीय दाब पर जिस निश्चित ताप पर कोई द्रव वाष्प अवस्था में परिवर्तित होता है उस ताप को हम उसका क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, संघनन क्या होता है, निश्चित ताप पर वाष्प से द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। ठीक है, एक कहने का मतलब क्या है, एक फिक्स टेम्परेचर पर वाष्प से द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। ठीक है, और प्रायः जो क्वथनांक एवं संघनन का जो ताप होता है वो बराबर होता है। ठीक है, और दाब बढ़ाने पर क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है, क्या होता है, दाब बढ़ाने पर जो क्वथनांक होता है वो बढ़ जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं होगी। चलिए हम बात कर लेते हैं आगे कि जो गुप्त ऊष्मा है वो क्या होती है। ठीक है, लेटेंट हीट बोलते हैं इसी को। अचर ताप पर पदार्थ के प्रति एकांक द्रव्यमान द्वारा अवस्था परिवर्तन के लिए ली जाने वाली या छोड़ी जाने वाली ऊष्मा को हम क्या है, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। हम प्रायः इसको कैपिटल एल के द्वारा सूचित किया जाता है और इसका जो मात्रक होता है जूल प्रति केजी होता है। ठीक है, इसका जो मात्रक है वो जूल प्रति केजी होता है। चलिए हम बात कर लेते हैं अब गलन की जो होती है गुप्त ऊष्मा वो क्या होती है। एक नियत ताप पर किसी पदार्थ के द्रव्यमान मीन्स एकांक द्रव्यमान के ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की जो मात्रा है उसको हम गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसे हम एल एफ, ठीक है, एफ मीन्स हो जाएगा फ्यूजन और लेटेंट फ्यूजन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और अगर हम बात करें बर्फ के लिए गलन की गुप्त ऊष्मा, इसका जो मान होता है 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। ठीक है, यदि हम क्या है एक इसका जो विमा है, विमा कैसे निकालेंगे और जो सूत्र होता है वो कैसे होता है, तो एल बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन एम। एल बराबर क्या हो जाएगा अपना, लेटेंट हीट बराबर ऊष्मा बटे द्रव्यमान। और अगर हम बात करें ऊष्मा की जो विमा होती है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू और एम की एम हो जाएगी तो एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो गुप्त ऊष्मा की जो विमा हो जाएगी वो क्या निकल के आ गई यहाँ से, एल स्क्वायर टी माइनस टू। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। आगे हम बात कर लेते हैं वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या होती है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, एक नियत ताप पर किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान के द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की जो मात्रा है उसको हम क्या है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। हम इसे एल वी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें जल के लिए वाष्पन की जो गुप्त ऊष्मा होती है 5.40 कैलोरी प्रति ग्राम होती है और गुप्त ऊष्मा का जो मात्रक है जूल प्रति केजी होता है। ठीक है, इस जूल प्रति केजी। इसी तरीके से जो गलन की गुप्त ऊष्मा है उसका भी मात्रक सेम और यहाँ पे गुप्त ऊष्मा का मात्रक भी क्या होता है दोस्तों, सेम होता है। और उबलते हुए जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है क्योंकि जल की जो अपेक्षा होती है भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। ठीक है, हम जानते हैं कि 0 डिग्री पर बर्फ पिघलती है, उसमें कुछ नमक सोडा मिलाने से बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड से घटकर माइनस का 22 डिग्री तक कम हो जाता है। ठीक है, यदि हम उसमें क्या है नमक का सोडा मिला दें
तो वो किसका जो टेम्परेचर है वो घट जाएगा। ऐसा मिश्रण उसको हम क्या कहते हैं, हिम मिश्रण कहते हैं। ठीक है, इस मिश्रण का उपयोग कुल्फी, आइसक्रीम आदि बनाने में किया जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। तो चलिए हम कर लेते हैं आगे। अब हम आगे बात करेंगे कि जो L बराबर क्या होता है, Q/m। ठीक है, L बराबर क्या होता है हमारा, Q/m। तो इसकी जो विमा हो जाएगी L²T²। ठीक है, क्या हो जाएगी, L²T²। इसका जो SI मात्रक है जूल kg इनवर्स होता है, एवं कैलोरी kg इनवर्स या फिर कैलोरी ग्राम इनवर्स में भी हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। पानी के लिए वाष्पन की जो गुप्त ऊष्मा होती है 2.26 × 10⁶। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं ठोस कण की जो गुप्त ऊष्मा होती है वो क्या होती है, नियत ताप पर किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में द्रव अवस्था में ठोस अवस्था में परिवर्तित होने में पदार्थ द्वारा व्यक्त ऊष्मा को हम क्या है, ठोस कण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसे हम LF द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई भी आपको समस्या नहीं होने वाली है। आगे हम बात कर लेते हैं द्रवीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, नियत ताप पर किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान के वाष्प अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होने में पदार्थ द्वारा व्यक्त ऊष्मा को हम क्या कहते हैं, द्रवीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, और वाष्पीकरण क्या होता है, द्रव के खुली सतह से प्रत्येक ताप पर धीरे धीरे द्रव का अपने वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें किस तरीके से उसकी जो ऊष्मा होती है वो ठंडक प्रदान करता है। तो हम जानते हैं कि जो रेफ्रिजरेटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रशीतक। प्रशीतक एक ऐसी युक्ति है जिसमें वाष्पीकरण द्वारा ठंडक उत्पन्न की जाती है। जो प्रशीतक होता है, रेफ्रिजरेटर होता है, उसमें तांबे की एक वाष्पक कुंडली लगी होती है जिसमें द्रव फ्रीऑन भरी रहती है। ठीक है, कौन सी गैस होती है उसमें, फ्रीऑन, जो वाष्पीकृत होकर ठंडक उत्पन्न करती है। रेफ्रिजरेटर में एक स्थान पर ऊष्मा ग्रहण की जाती है तथा किसी दूसरे स्थान से इस ऊष्मा का त्याग किया जाता है। फ्रीजर की चारों ओर एक कुंडलित नली लगी होती है जिसमें वाष्पशील द्रव फ्रीऑन भरा होता है जो वाष्पीकृत होकर वातावरण में ऊष्मा ग्रहण करता है और जो क्या है, गुप्त ऊष्मा होती है। इससे क्या है, शीतलन की क्रिया होती है। इसमें खाद्य पदार्थों को रख देने पर क्या है, कुछ समय तक खराब होने से बचा जा सकता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं होगी। आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से जो रेफ्रिजरेटर होता है वो ठंडक उत्पन्न करता है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा जो है परम आर्द्रता क्या होती है। एनटीपी पर वायु के एकांक आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को हम क्या परम आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, और आपेक्षिक आर्द्रता क्या होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, किसी ताप पर वायु के किसी आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा और उतने ही आयतन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक जलवाष्प की मात्रा के अनुपात को हम क्या है, आपेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा और कि जो आपेक्षिक घनत्व आर्द्रता है उसको प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, इसीलिए क्या है, इसके अनुपात में हम 100 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें हाइग्रोमीटर द्वारा आपेक्षिक आर्द्रता को मापा जा सकता है। ताप बढ़ने पर आपेक्षिक आर्द्रता बढ़ जाती है। ठीक है, और हम बात कर रहे हैं अगर कि जो कोहरा होता है, फॉग, वो क्या होता है कि, ठीक है, फॉग क्या होता है, इंपॉर्टेंट है यहाँ से। तो अगर हम बात करें कि जाड़े की ठंडी रातों में जब आकाश साफ रहता है तब धूल, धुआं आदि के कारण क्या है, कणों पर जलवाष्प द्रवित होकर छोटी छोटी बूंदों के रूप में जमा हो जाती है। तो वायुमंडल धुंधला सा दिखाई देने लगता है। कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि हम निकट की वस्तु को भी स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं। इसे हम क्या है, धुंध या फिर कोहरा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, धुंध या फिर कोहरा कहते हैं। अब हम बात करें एयर कंडीशनर की। वातानुकूलन क्या होता है, सामान्यतः मनुष्य के स्वास्थ्य एवं अनुकूल जलवायु के लिए निम्नलिखित परिस्थितियां होना आवश्यक है। मतलब जो टेम्परेचर है ह्यूमन के लिए जो सूटेबल है 23 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री तक होना चाहिए। अपेक्षित आर्द्रता 60 से 65 और वायु की जो गति है 0.75 मीटर पर मिनट से 2.5 मीटर पर मिनट होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। तो दोस्तों अब नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे ऊष्मागतिकी क्या होती है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या होता है, समतापी क्या होता है और दूसरा नियम क्या होता है, और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे शुष्क बर्फ क्या होती है और ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम भी पढ़ेंगे, और साथ ही साथ हम कुछ उसके महत्वपूर्ण एक वन लाइनर भी करेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा और साथ ही साथ एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी छोड़ दिया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।